Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. I am Dr. Abdul Malik, Assistant Professor Pharmacology, College of Pharmacy, University of Sargodha. आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, जो लेक्चर होगा वो होगा डिजीज़ से रिलेटेड। डिजीज़ जो है शोगरेन डिजीज़ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शोगरेन डिजीज़ इज़ वेरी रेयर डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़, और ये लेडीज़ फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है 40 to 60%, और बिफोर मीनोपॉज जो है ये ज़्यादा हो जाती है। और उनके कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें ड्राइनेस ऑफ आइज़ हैं और ड्राइनेस ऑफ माउथ है, ये लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, और जो जीरोस्टोमिया है, हमारे माउथ के जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं इनमें प्रॉब्लम होता है, बेसिकली स्टार्ट होता है। प्राइमरी शोगरेन डिजीज़ होती है, फिर सेकेंडरी शोगरेन डिजीज़ होती है। इनको हमने डिवाइड किया है और ये मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं और कॉम्प्लिकेशन इनकी बढ़ती जाती हैं। पहले जो है इसमें मैंने डिवाइड किया है इनको दो मेजर पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा इनका इंट्रोडक्शन होगा, इसकी कॉम्प्लिकेशंस और कुछ सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फर्दर जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे रिलेटेड टू दी अदर प्रॉब्लम्स। So this will be the part 1, and the content will include following. List of contents include fast facts on Sjogren syndrome, introduction, epidemiology of Sjogren syndrome, glandular manifestations, extraglandular manifestation, pathophysiology, symptoms of Sjogren syndrome. And the second part will be include modes of presentation of Sjogren syndrome, causes of Sjogren syndrome, complications of Sjogren syndrome, and finally treatment management options and conclusions will be given. So this is the Sjogren syndrome: dry eyes, damage to eye surface, and the dry mouth, increased tooth decay. These are the main symptoms of this disease. You can see next. Fast facts on Sjogren syndrome. Sjogren syndrome is pronounced Sjogren's. Syndrome is a condition that affects parts of the body that produce fluids like tears, spit, saliva. So ये जो डिजीज़ है बेसिकली ज़्यादातर जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की डिजीज़ है बेसिकली, जिसमें ऑटोइम्यून डिजीज़ जो अपने सेल्स, बॉडी के सेल्स इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनमें टीयर्स जो हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, और इसके अलावा सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है स्लेवरी ग्लैंड से वो नहीं बनता। तो पहले सिम्टम्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, काफ़ी अरसे तक ये पता नहीं चलता, 8-10 साल लग जाते हैं, फिर पता चलता है इस डिजीज़ का, और उसके कुछ एंटीबॉडीज़ और बाकी टेस्ट करवाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। इट यूजुअली स्टार्ट्स इन पीपल एज्ड 40 to 60 years and is much more common in women than men. It is a long condition that can affect your daily life, but there are treatments to help relieve the symptoms. Sjogren disease or syndrome is an autoimmune disorder that affects moisture-producing glands, like I have explained, tears and the saliva. So next we go the introduction. Sjogren syndrome or primary Sjogren syndrome is a relatively common autoimmune disorder characterized by exocrinopathy, जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं, जो ग्लैंड्स डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, रिजल्टिंग इन कार्डिनल मैनिफेस्टेशन, जिसमें मेन जो कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं वो केराटोकंजक्टिवाइटिस, सीका का मतलब ड्राइनेस ऑफ द आई जो है वो 90% होती है इसमें ज़्यादा। जीरोस्टोमिया, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स में से जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो 80% कम होता है। So this is a very common one in female. When these manifestations occur in the absence of another clearly defined connective tissue disease, कोई इसके अलावा कोई और डिजीज ना देखी जाए तो उसको प्राइमरी शोगरेन डिजीज कहेंगे या सिंड्रोम कहेंगे। सेकेंडरी शोगरेन जो सिंड्रोम होगा उसमें कोई ना कोई अदर एसोसिएशन होती है, जिसमें ऑटोइम्यून डिजीज में SLE हो गया, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, इस तरह की जो डिजीजेज हैं वो उसमें कॉमन होती है। नेक्स्ट वी गो टुवर्ड द वीमेन्स आर डिस्प्रोपोर्शनली affected 90%, and the mean age of the presentation is around 52 years. तकरीबन 50 साल से पहले या 50 मीनोपॉज से पहले यानी ये डिजीज़ होती है। ज़्यादातर 90% जो है ना फीमेल्स इन्वॉल्व हैं, वीमेन। और इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, HLA, B8, DR3, DR2, DRW52 are over represented in patient with Sjogren syndrome. Sjogren syndrome is a chronic disorder of the immune system. It is an autoimmune condition, meaning that
healthy tissues and cells are mistakenly attacked by the immune system. So autoimmune disease उनको कहेंगे जो mistakenly अपने सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं. इसमें बेसिकली 2 symptoms I have explained. फर्स्ट इज ड्राई आईज एंड ड्राई माउथ. इसकी जो मेन सिम्टम्स ये 2 हैं. इसके बाद शोगरेन सिंड्रोम को यहाँ पे भी फिगर में दिखाया गया है. जिसने डिस्कवरी की थी ये अपने पीएचडी के थीसिस में उसने ये रिसर्च की थी शोगरेन डिजीज के ऊपर, सिंड्रोम के ऊपर. डॉक्टर हेनरिक शोगरेन, ये स्वीडिश जो डॉक्टर था, उसने पीएचडी रिसर्च इस पे की और काफ़ी सारे केसेस इसमें से डिस्कवर किए. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, टिपिकली अकरिंग इन वीमेन. इम्यून सेल अटैक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बेसिकली सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं जो आई के होते हैं, उनमें ज़्यादातर ये अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है बेसिकली. और इसकी बाद में भी कॉम्प्लिकेशंस है. एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं सबसे पहले. आप शोगरेन सिंड्रोम की क्या है. शोगरेन सिंड्रोम इज फॉर फ्रॉम ए रेयर डिसऑर्डर. बहुत रेयर डिसऑर्डर है विद एन इंसिडेंस अप्रोचिंग नियरली 1/2 ऑफ दैट ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस. और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज आल्सो सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज है. उससे तकरीबन 50% जो पीपल होते हैं वो शोगरेन सिंड्रोम के होते हैं पॉपुलेशन के लिहाज से. Between 4 lakh to 3.1 million adults have Sjogren syndrome. अमेरिका में, बाकी दुनिया में जो इसकी तादाद है 3.1 मिलियन अडल्ट जिसमें ये पाए जाते हैं. खासतौर पे फीमेल ज़्यादा है 90%. शोगरेन सिंड्रोम इज द थर्ड मोस्ट कॉमन ऑटोइम्यून डिजीज इन द वर्ल्ड और तीसरे नंबर पे मोस्ट कॉमन डिजीज है ऑटोइम्यून डिजीज में से देखा जाए. इसके बाद अबाउट 90% अकर इन द वीमेन, मेनली इफेक्ट्स मिडिल एज वीमेन, यानी प्री मेनोपॉजल जो वीमेन होती है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं. इसके अलावा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन देखें. ग्लैंड्स के लिहाज से एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं बेसिकली, लैक्रिमल ग्लैंड और जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स हैं इनको देखते हैं. केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका, सिका का मतलब ड्राइनेस ऑफ दी जो सलाइवा है उसकी कमी हो जाए, या फिर आई के अंदर जो टीयर्स है उसकी कमी हो जाए, उसे सिका कहेंगे. Diminished tear production is due to destruction of the active secretory apparatus. The tears are the quantitatively and qualitatively altered, उसमें तब्दील हो जाते हैं with increased osmolarity, diminished immunoglobulin A, lysosome and lactoferrin content. Patient may report dry eyes, grittiness, burning, photophobia और reduced visual acuity. तो ये एक प्रॉब्लम होता है केराटोकंजक्टिवाइटिस का. दूसरे नंबर पे जीरोस्टोमिया है. Diminished saliva production may manifest as a dry mouth or odynophagia, halitosis, excessive oral pathology and infections and dysgeusia. तो ये मुंह के जो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें ज़ाहिर होते हैं, कॉमन हो जाते हैं और सलाइवा जो है वो नहीं बनता, तो इससे अब्जॉर्प्शन के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं. काफ़ी सारी चीज़ हो गए. तो अब देखते हैं इसके शोगरेन सिंड्रोम के ऑटो राइनो लैरिंजोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, यानी हमारे जो ओरल कैविटी है या कान है, ये इसके साथ साथ ईएनटी जिसे हम कहते हैं, ईएनटी ईयर नोज एंड थ्रोट मैनिफेस्टेशन क्या होगी. नोज एंड पैरानेजल साइनसेस में प्रॉब्लम होगा, ड्राइनेस होगी, ड्राइनेस ऑफ द नोज, हैपोसीमिया. इसके बाद ईयर के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकता है, ईयर डिसऑर्डर भी हो सकता है. इसके अलावा फेरेंजियल, लेरेंजियल, ट्रेकियल मैनिफेस्टेशन, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया और वॉइस डिसऑर्डर्स, बेम्बोडोड, ये चीज़ें हो सकती हैं. और ओरल कैविटी के अंदर जीरोस्टोमिया, यानी पानी बिल्कुल नहीं बनता, सलाइवा नहीं बनता. डिफिकल्टी विद स्वेलिंग, खाने में मुश्किल होती है. स्पीच एंड टेस्ट में. डेंटल कैरीज इज आल्सो वेरी कॉमन. और क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस, यानी जो डेंटल का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होता है. ओरल कैंडिडियासिस भी होने के चांसेस हैं. इसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड्स में देखा जाए तो सियालिडाइटिस जो है, सियालोलिथियासिस हो जाता है, यानी सैलिवरी ग्लैंड जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाती है. तो एक्सटर्नली हमें फिर प्रोवाइड करके इसको बचाना होता है पेशेंट को. तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन अगर होगी, सेकेंडरी अगर ये शोगरेन डिजीज होगी तो उसमें कौन कौन सी चीज़ हो सकती है, कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है. इसके अलावा रीनल प्रॉब्लम हो सकता है. रीनल डिजीज में इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ट्यूबुलर डिस्फंक्शन और ये मैनिफेस्टेशन है. और फैनकोनी सिंड्रोम में चला जा सकता है कम्प्लीटली. इसके बाद न्यूरोलॉजिकल में देखा जाए तो पेरिफेरल एंड क्रेनियल न्यूरोपैथी हैव बीन एसोसिएटेड विद शोगरेन सिंड्रोम. इसके अलावा इन एडिशन CNS इन्वॉल्वमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन स्मॉल मिनॉरिटी ऑफ पेशेंट इन विच मल्टीफोकल lesions occur throughout the white matter resembling MS
मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तरह ये, क्योंकि वो भी ऑटोइम्यून डिजीज है, बोथ क्लिनिकली एंड रेडियोलॉजिकली उससे मिलती जुलती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसके अलावा आर्थराइटिस हो सकता है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो सकता है, क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस हो सकता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो कैंसर है नॉन हॉजकिन वो हो सकता है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो जाती है आफ्टर ऑफन इन दी मिकोजा एसोसिएटेड विद लिम्फोइड टिश्यू, खासतौर पे लिम्फोइड टिश्यू में जो प्रॉब्लम होता है उनकी वजह से। इसके बाद शोगरेन सिंड्रोम में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है बेसिकली टिपिकली अगर इन वीमेन, इम्यून सेल अटैक एक्सोक्राइन में प्राइमरी भी हो सकती है, अक्कर अलोन सीकर सिंड्रोम होते हैं और इसमें दो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी एसएसए ओवर आरओ एंड एंटी एसएसबी ओवर एलए। अदर ऑटोइम्यून जो डिजीजेस हैं, लुपस एरिथेमेटोसस है, सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटोसस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और स्क्लेरोडर्मा जो है ये भी सेकेंडरी कंडीशन हो सकती है आफ्टर दिस डिजीज। और इसमें ज्यादातर मैं पहले बता चुका हूँ टीयर ग्लैंड्स और सलेवरी ग्लैंड्स में ज्यादातर प्रॉब्लम होता है। इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी अगर हम बात करें, द फिजियोपैथोलॉजिकल mechanisms of primary Sjogren disease are unknown, ज्यादातर इसके ऊपर काम नहीं हुआ, अननोन है भी चीजें। However, the epithelial destruction of the exocrine gland by an abnormal T cells, T helper 1, T helper 17 and B cells जो हैं response to specific autoantigen such as RO, SSA और LA, SSB autoimmune epithelitis is described। इनके बारे में बताया गया कि ये काज करते हैं। The etiology for development of this disease is multifactorial and includes genetic, epigenetics, hormonal and environmental factor हो सकते हैं, जेनेटिकली भी हो सकता है, एपिजेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं फीमेल के अंदर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई ड्रग से हो सकते हैं, किसी और चीज से जो उसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो इसके बाद रिस्क फैक्टर्स एंड पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स कुछ यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन कौन से हैं। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है, ये काज कर सकते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और यहाँ पे स्लेवरी ग्लैंड एपिथेलियल सेल जो है इनको ये वायरसेस हैं या कोई ऐसा ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं जो इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिनकी वजह से इनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। ट्रिगर फेज और SGEC डीरेगुलेशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ये कंडीशन होती है, टी सेल्स जो इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, इन्फेक्शन जो है वो बी सेल्स के अंदर वो स्प्रेड हो जाता है और इस तरह की जो कंडीशंस हैं ये SSA एंटीबॉडीज जो है यहाँ पे हम बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द रिस्क फैक्टर एंड द पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। और इसमें सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ शोगरेन सिंड्रोम में ग्लैंडुलर जो है स्वेलिंग है, खासतौर पे ड्राई नोज हो जाता है, ड्राई आईज हो जाती हैं, ड्राई माउथ हो जाता है, इसके अलावा ड्राई थ्रॉट हो जाता है, ड्राई स्किन भी हो जाती है समटाइम। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आप देखें विजाइनल ड्राइनेस भी हो जाती है, दिस इज आल्सो वेरी कॉमन। और मसल पेन भी इसमें ज्यादा कॉमन होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह भी ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकती है और रिकरेंट ब्रोंकाइटिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम काज करती है। तो दीज आर दी सम कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स ऑफ Sjogren syndrome। So this is the first part I have finished। इस वीडियो में जो Sjogren डिजीज पे है, पहले पार्ट में हमने देखा बहुत सारी चीज़ें, उनकी प्रेवलेंस डिजीज़ की, Sjogren डिजीज़ की क्या थी, उनके इंट्रोडक्शन क्या था, उसकी सिम्टम्स क्या थे हमने डिस्कस किए हैं और उनके अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। इसके बाद अब इस वीडियो में हमने जो पार्ट 2 है इसमें हमने डिस्कस करना है इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसका कंक्लूजन क्या होगा और किस तरह कॉम्प्लिकेशन को हम रोक सकते हैं, उनकी एक्सरसाइजेस क्या हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर यू कैन आस्क इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप मुझे लिंक्डइन पे या फेसबुक पेज के ऊपर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। आई शैल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू इन टाइमली। और इसके बाद जो इस वीडियो में पोर्शन जो हमने डिस्कस करना है वो भी हम आप करते हैं।